जय हिंद भाई। अभी जो क्लास है साइंस की क्लास रहने वाली है। सारे इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है और जो पार्ट कोशिश करके चल रहे हैं कि जो 2000 क्वेश्चन हमने अभी 5-10 क्लास जो करनी है मेंशन कर रखे हैं। तो इसके आज के जो क्वेश्चन है जो 50 हो पाएंगे वो 60 हो पाएंगे नेक्स्ट क्लास तक। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ साथ में आप उनको नोट करके चलिएगा। और जो भी बच्चा जिसको समझ में नहीं आता है तो क्लास को दोबारा रिवाइज करके जरूर देख ले, ताकि जो चीजें आप लोगों से छूट गई हैं वो दोबारा आप लोगों के कॉपी में नोट हो सके और आपके दिमाग में जा सके। तो क्लास के जितने भी क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम जो होते हैं ना उनके सभी के मेंशन किए जाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सारी चीजें बिल्कुल इजीली आप लोग उसको समझ सकें। तो करें भाई आज की क्लास स्टार्ट। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा, पहला जो क्वेश्चन है यहां पर है प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां होती है। अब यहां तो आपने देख लिया कि किस में होती है, निर्वात के अंदर होती है। लेकिन इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन ये होती है कि प्रकाश और कई बार साउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोलता है। अब यहां पर प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां पर होती बताया इसने, निर्वात में। इसी की जगह अगर साउंड मेंशन कर दे, इसी की जगह अगर साउंड मेंशन कर देता तो इसकी गति यहां अधिक होने की बजाय क्या हो जाती, कम हो जाती। साउंड के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रह जाएगा याद क्या बताया, प्रकाश की गति मापने के लिए जो है उसकी सबसे अधिक गति जो होती है वो किसमें होती है, निर्वात यानी कि वैक्यूम में। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका कि क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, किसी मीडियम की आवश्यकता है क्या, नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। क्या ध्वनि यानी कि साउंड को चलने के लिए, साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है। साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो जाएगी भाई, किसी माध्यम की आवश्यकता हो जाएगी। आगे क्वेश्चन मेंशन कर रखे कि साउंड किसमें ज्यादा होती है किसमें कम होती है। अब आप लोग बताइए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह आपका किसका आ जाएगा, प्रकाश की गति हो जाएगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जो साउंड की स्पीड है, जो ध्वनि है, उसकी सामान्य टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर या सामान्य तापमान पर उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की तुमने बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये दोनों की दोनों वैल्यू याद रख लेना। 4 क्वेश्चन हो गए हैं एक के साथ। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां, ध्वनि की गति सबसे कम कहां, निर्वात में। मतलब न के बराबर होती नहीं, ये मान के चलिएगा। प्रकाश की स्पीड आपको पता चल गई, ध्वनि की स्पीड आपको पता चल गई। चारों के चारों क्वेश्चन नोट कर लेना और आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कॉल्ड, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। अब न्यूटन के कितने नियम है, कितने नियम है, 3। जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व मतलब जब आप किसी चीज को, मान लो ये पत्थर था, ठीक है ना, अब इस पत्थर को ये मतलब कोई ढलान है, पहाड़ी है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है यहां पर। अगर हमने इसको इससे आगे भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये पत्थर हिलेगा, इसी को इसका क्या बोला जाता है, जड़त्व बोला जाता है। किसी चीज का मतलब जब कोई चीज चल रही है तो वो चलती हुई अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर बाह्य फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, पहला नियम है। इस पे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, एक तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे आप लोग बस वगैरह में चलने लग रहे हैं और बस ने अचानक से क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए, तो आप कहां पर गिरोगे, आगे की तरफ जाके गिरोगे। तो बस में जब ब्रेक लगता है और आप आगे की तरफ गिरते हो तो ये न्यूटन की किस नियम के ऊपर आधारित है, पहले नियम पर आधारित है। दूसरा, बस खड़ी है और एकदम से चल पड़ी, अब तुम कहां गिरोगे, पीछे की तरफ गिरोगे। कहां गिरोगे, पीछे की तरफ। न्यूटन की किस नियम पर आधारित है, पहले नियम। तीसरा एग्जांपल हो जाएगा, किसी पेड़ के आपने फल तोड़ने हैं, ठीक है ना, किसी पेड़ के फल तोड़ने हैं
और आपने उस पेड़ को हिलाया है, तो न्यूटन की किस नियम पर आधारित हो जाएगा? पहले नियम पर। किस पर? पहले नियम पर। उसके बाद में आपने कोई चद्दर है, सुखाने से पहले झटकी है, ठीक है ना, सुखाने से पहले कपड़ों को झटकते हैं ना, तो वो भी किस नियम पर आधारित है? पहले नियम पर। किस नियम पर? पहले। तीसरा, फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा, आप किसी चद्दर को किसी डंडे से पीटते हैं, डंडे से पीटने पर क्या होते हैं? धूल कण क्या होते हैं? नीचे गिरते हैं। न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? पहले नियम पर आधारित। तो ये न्यूटन के पहले नियम के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है, रह जाएगा याद। दूसरा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि ध्वनि के लिए, चलने के लिए किस चीज की जरूरत है? माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता है कि नहीं है? या तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑप्शन ए में देगा ठोस, बी में देगा द्रव्य, और सी में देगा गैस, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहां पर ऑप्शन आता है तो आपका जवाब क्या होगा? ठोस। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस के अंदर होती है। लेकिन ठोस ये ऑप्शन न देके आपसे पूछे स्टील, ठीक है ना, फिर तांबा, फिर आपसे पूछे चांदी, फिर आपसे पूछे सोना, तो अब इनमें सबसे ज्यादा अगर हम साउंड की बात करें तो किसके अंदर होती है? स्टील के अंदर। किसके अंदर होगी? स्टील के अंदर। रह जाएगा याद। अगला है, 1 नैनोमीटर का माप कितना होता है? 1 नैनोमीटर का माप जो होता है वो कितना हो जाएगा भाई? तो यहां पर हो जाएगा, कभी पूरी क्लास होने नहीं देनी है ना, दिवाली जा, सारे काम मतलब इस पीरियड, टाइम पीरियड में क्या है ये 4 to 5 वाला। एक दिन ऐसा नहीं हुआ तूने नहीं पूछा हो। तो यहां पर हो जाएगा भाई, 1 नैनोमीटर का माप कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ ये पूछा जाएगा। या तो ऐसा बस इतना बना के देगा क्वेश्चन, नैनोमीटर, और I= आगे क्वेश्चन मार्क और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻⁻ कितना होता है? 9 होता है। वहां पर आपको ये वैल्यू भी दी हुई मिलेगी, 10⁻⁻15, 10⁻⁻10। तो पढ़ी हुई तो ये भी है तुम्हारी, क्योंकि ये जो है ये किसकी वैल्यू है? 1 फर्मी, 1 फर्मी की वैल्यू है ना ये। और फर्मी क्या है? लंबाई का सबसे छोटी यूनिट है, लेंथ की सबसे। और ये किसकी वैल्यू है? एंगस्ट्रॉम की। किसकी है? एंगस्ट्रॉम की। और ये एंगस्ट्रॉम जो है इसमें क्या मापा जाता है? वेवलेंथ ऑफ ए लाइट मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता। क्या मापा जाता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता मापी जाती है। रह जाएगी याद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? बस इतना पूछेगा आपको कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m से मास, v से वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये गतिज ऊर्जा क्या होती है। क्या होती है गतिज ऊर्जा? जब किसी चीज के, जब किसी ऑब्जेक्ट के चलने से जो एनर्जी पैदा होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के चलने से जो एनर्जी पैदा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। किसी रुके हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब वो एक्शन करने के मूड में है, एक्शन कर सकता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज। कौन सी हो जाएगी? स्थितिज, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये बातें याद रखनी है। क्लियर है या नहीं है? चलती हुई, जैसे बंदूक से निकली गोली, तो जब गोली चलने लग रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। बांध है, ठीक है ना, पानी रोका हुआ है इधर, अब यहां पर बांध बनाकर, एक डैम बनाकर पानी को रोकते हैं, तो यहां पर जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। बट यहां पर पूछा गया है सूत्र, तो हाफ mv² हो जाएगा। रह जाएगा याद। फिर पूछ लिया निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बहुत बार पढ़ लिया, ये वैल्यू मत भूलना अभी। अगला है, यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहां हो जाएगा आपका
कि लेंस की समता को किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। किस में मापा जाएगा? डायोप्टर में मापा जाएगा। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? कल भी हमने क्या है? डायन। और अगर आपसे एसआई मात्रक पूछ ले तो, बल का एसआई मात्रक क्या है पूछ ले तो क्या बताओगे? न्यूटन। क्या बताओगे? न्यूटन। रह जाएगा याद? अच्छा एक चीज और बता दो, धूप के चश्मा, ठीक है ना, धूप का जो चश्मा होता है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। किसकी? धूप के चश्मे की। अगला है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल, जैसे गांव में देखा होगा एक से तेल के ड्रम आते हैं ना, तो उसके अंदर कितने लीटर होता है? 159 लीटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक बैरल बोलते हैं। एक बैरल में कितने लीटर हो जाएंगे? 159 लीटर हो जाएंगे। रह जाएगा याद? प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? फोटोन। कंफ्यूज नहीं होना। एक आपको कई बार प्रोटॉन भी सुना होगा, सुना है, पढ़ा है? वो प्रोटॉन है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश के जो कण होते हैं इनको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश कण यानी कि पार्टिकल, कण यानी कि पार्टिकल, प्लस में तरंग यानी कि वेव, इन दोनों का मिक्स होता है। अगर हम प्रकाश के बारे में पूछे कि प्रकाश एक कण है या तरंग है, तो तुमने क्या बताना है? वो एक कण भी है और एक क्या है? तरंग भी है। रह जाएगा याद? प्रकाश का अगर आपसे पूछ ले कि वेग यानी कि वेलोसिटी सबसे पहले किसने मापी थी? किसने मापी थी भाई? रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश की स्पीड अगर सबसे पहले मापी थी तो किसने मापी थी? रोमर ने मापी थी। रह जाएगा याद? प्रकाश एक और बता दो फिर। प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश अपने तक जो पहुंचता है वो किस मीडियम या माध्यम से पहुंचता है? किससे हो जाएगा भाई? विकिरण। कौन सा हो जाएगा? विकिरण माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकिरण यानी कि रेडिएशन। क्या हो जाएगा? रेडिएशन जो माध्यम हो जाएगा आपका विकिरण माध्यम से। चलें आगे। अगला है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। तो किस में मापी जाती है? डॉब्सन। ओजोन परत, ओजोन परत क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे को बचाती है। दूसरा, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? कितनी लेयर है पृथ्वी के वायुमंडल में? 5। तो जो ओजोन परत है वो किस माध्यम में पाई जाती है? समताप यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब सबसे पहली कौन सी है? चलो पहली बताओ, पहली कौन सी है भाई? सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली हो जाएगी ट्रोपोस्फियर। कौन सी हो जाएगी? ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर, ये जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शोभ मंडल। क्या बोलेंगे? शोभ मंडल। पहली परत तो ये है। दूसरी परत तुमने कौन सी बताई? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी बताई? स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। दूसरी ये हो जाएगी। तीसरी कौन सी बताई तुमने? मीजोस्फीयर। कौन सी हो जाएगी? मीजोस्फीयर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। चौथी कौन सी हो जाएगी? चौथी यानी कि फोर्थ हो जाएगी आइनोस्फीयर। कौन सी हो जाएगी? आइनोस्फीयर। हिंदी में इसको बोलेंगे आयन मंडल। क्या बोलेंगे? आयन मंडल। और सबसे लास्ट जो है वो कौन सी हो जाएगी? एक्सोस्फीयर। क्या हो जाएगी? एक्सोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल बोलते हैं। याद रखिएगा। पूछा क्या था? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉब्सन में। ये किससे बचाती है हमारे को? अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेडियो एक्टिव किरण जो होती है ना, रेडियो एक्टिव किरण या कुछ पैराबैंगनी किरण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैराबैंगनी। क्या बोलेंगे? पैराबैंगनी किरणों से हमारे को ओजोन परत बचाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 15 से
35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। रह जाएगा याद। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि एक चुंबक है, ये कितनी दूर में अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकती है, ठीक है ना, कितनी दूर में अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकती है। ये हो सकता है इधर तक हो सकता है इधर। तो ये जो यूनिट है, ये जो मापने का एक क्षेत्र है, चुंबक जहां तक अपने आप को अट्रैक्ट कर सकती है, तो उसको किस में मापा जाता है भाई? टेस्ला में मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी वस्तु के वेग का परिणाम, यदि किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज मेजरिंग इंक्रीजिंग विद टाइम, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या भाई? कल मैंने बताया था, जैसे तुम किसी गाड़ी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, ठीक है, और तुम उसको पकड़ने ही वाले हो, बस पकड़ने वाले, उससे ज्यादा स्पीड है, तो इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन था वो कैसा था? पॉजिटिव था। लेकिन अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी अगर ब्रेक लगा दिया, तो आपका एक्सेलरेशन किस में चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। उस टाइम आपका जो त्वरण है वो किस में चला जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। रह जाएगा याद। तो यहां पर है, किसी वस्तु के वेग का परिणाम, वेग मतलब वेलोसिटी का परिणाम अगर लगातार बढ़ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? या तुम किसी बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो, हाथ लगाने ही वाले हो कि तुम 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए रुक गए, तो क्या वो पकड़ में आएगा? पहले तो तुम्हारा धनात्मक एक्सेलरेशन था, और जैसे रुके तो वापस कहां चला जाएगा? रुके भी नहीं, ये मान लो धीरे हो गए तुम, रुकने का कंसेप्ट नहीं है, तुम धीरे हो गए थोड़ा सा, पहले तेज गति से भाग रहे थे, अब धीरे गति से, तो इसका मतलब वो अभी कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। और अभी क्या हो जाएगा? धनात्मक। समझ में आ गया? अगला है, किसी पिंड का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया मतलब जड़त्व, किस बात पर निर्भर करता है भाई? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, और जिसका द्रव्यमान समझते हैं क्या होता है? द्रव्यमान मास। मास मतलब वजन, लेकिन एक वजन होता है ग्रेविटी की वजह से, जो पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से है, तो उसको वजन बोलते हैं। अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मास यानी कि द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाएंगे। चंद्रमा का जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी का कितना है? 1/6 है। तो ये जो जड़त्व है ना, ये किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर। न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिए। अच्छा, एक चीज और, जड़त्व का नियम भी, और इसको एक और भी बोला जाता है, गैलीलियो। किसका? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम भी। हो सकता है जड़त्व ना आए, गैलीलियो का नियम भी इसको कहा जाता है। अगला है, क्या हो जाएगा भाई अगला? उष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या कौन कौन सी है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर होने के कितने मेथड बताए थे? 3 बताए थे। पहला कौन सा? कंडक्शन यानी कि चालन। दूसरा कौन सा? कन्वेक्शन यानी कि संवहन। और तीसरा कौन सा? रेडिएशन यानी कि विकिरण। चालन माध्यम किस में होता है? ठोस में यानी कि सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड यानी कि ठोस। संवहन किस में होता है? लिक्विड यानी कि द्रव्य। और विकिरण किसके अंदर होता है? गैसों के अंदर, या फिर सूर्य की जो हमारे तक रोशनी पहुंचती, सूर्य का प्रकाश जो हमारे तक पहुंचता है, उसमें उष्मा होती है कि नहीं होती? तो वो जो उष्मा आती है हमारे तक, वो किस माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। रह जाएगा याद। ओके, अगला है, आवृत्ति की इकाई क्या है? क्या हो जाएगा भाई? हर्ट्ज। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? HZ। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। चलो एक बात यहां बता दो, ऊपर तुमने साउंड भी पढ़ा है, साउंड भी पढ़ा है, और यहां तुमने हर्ट्ज पढ़ लिया। हम जो सुन सकते हैं, तो हम कितने हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं? कितना? 80-90 डेसिबल। तो तुमने तो ये डेसिबल में बता दी ना, मैंने तो हर्ट्ज में पूछी है। अगर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो साउंड हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। डेसिबल होता है उसकी आवाज कितनी गूंजती है, ज्यादा तेज, ठीक है ना।
और हम किस डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकते हैं, तो हम किसकी सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। रह जाएगा याद। अगला है न्यूटन के किस नियम को, ये आ गया भाई अभी आपका, न्यूटन के किस नियम को गलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो किस नियम को, पहला जो नियम है उसको क्या कहते हैं, गलीलियो का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम। किस नियम से, जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। किस पर है, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व, द्रव्यमान कम तो जड़त्व। रह जाएगी याद, यस भाई रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इफ द कार्डबोर्ड प्लेस ऑन द ग्लास इज सडनली रिमूव्ड द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स फॉल इनटू द ग्लास। मतलब ये कि गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये किस नियम पर आधारित है, पहले पर। मतलब पहला नियम इस बात पर भी आधारित करता है, जैसे एक पूछता है जब बंदूक की गोली किसी शीशे के अंदर लगती है तो उसमें होल हो जाता है, ठीक है ना, और पत्थर फेंकते हैं तो शीशा क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा क्यों, न्यूटन के पहले नियम। तुम एक गिलास के ऊपर गत्ता रखना और उसके ऊपर क्वाइन रखना, पेज रख लेना और एकदम से उस पेज को फुल स्पीड के साथ खींच लेना, वो सिक्का आपके साथ पेज के साथ नहीं आएगा, वो कहां गिर जाएगा, उसे गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो इसको भी क्या है, जड़त्व के नियम के साथ है रखा जाता है। रह जाएगा याद है, ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ओम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। V से वोल्टेज, R से रेजिस्टेंस और I किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। रह जाएगा, किसका नियम है ये, ओम का नियम। ओम में क्या मापा जाता है, प्रतिरोध। क्या मापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। धारिता की इकाई क्या है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब है कि उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक करंट इकट्ठा करने की कैपेसिटी है। तो ये किस में मापा जाता है भाई, फैराड में। किस में मापा जाता है, फैराड में। आपके जो फैन वगैरह के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं ना, वो फैराड, उनके ऊपर लिखा होता है 10 MFD माइक्रो फैराड, ठीक है ना। तो ये जो विद्युत धारा या अगर धारिता की अगर बात आए तो किस में बताओगे, फैराड में। और विद्युत धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में। किस में मापी जाती है, एम्पियर में। बताओ भाई, परमाणु बम का कार्य सिद्धांत क्या है। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो परमाणु बम या फिर हाइड्रोजन बम। यहां पर पूछा गया है परमाणु बम का कार्य सिद्धांत क्या है, तो क्या हो जाएगा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया। परमाणु विखंडन कहिएगा, या इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन भी हम इसको कहते हैं। रह जाएगा। और यहां पर लिखा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करेगा, परमाणु संलयन, या फिर दूसरे शब्दों में कहिएगा नाभिकीय संलयन कहिएगा। फर्क क्या होता है इसमें, नाभिकीय विखंडन में एक चीज अलग अलग हिस्सों में टूटती चलती है, ठीक है ना, और संलयन में अलग अलग जगह से आके एक जगह क्या होने का काम करती है, इकट्ठा होने का काम करती है। तो बस इतना फर्क है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर, ये फ्यूजन, और ये क्या हो जाएगा, फ्यूजन। अगला है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो कौन सा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या चांदी का प्रतीक पता है, तू ही बता दे भाई, अपने एक्स के पास बैठा, हाँ तू बता दे, शाबाश। जो पूछा है अभी वही क्वेश्चन बता दे, अभी जो पूछा ना मैंने उस क्वेश्चन का आंसर बता दे जल्दी। तुम्हारे को नहीं पता मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, तेरे को क्यों नहीं पता है, सुने तो तब गाना जब तू क्लास में होगा, है क्लास में नहीं था ना। हाँ, ये 4 बजे वाला टाइम थोड़ा दिक्कत वाला ही है ना। खाना ये लेट मिलता है खाना कल से मैं जल्दी आके बना दूंगा, और क्या करूं, आज के बाद 2 बजे आ जाऊंगा मैं। कल से 2 बजे आके पहले खाना बनाता हूं भाई।
अभी खाना मैं भी खा के आ रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बगैर खाने के आ रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा हाँ एनर्जेटिक रह के यहाँ पर बैठा करो। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चांदी का प्रतीक बताइएगा भाई, क्या हो जाएगा, Ag। ठीक है ना, चांदी का प्रतीक बताइए Ag। और इसका मेरे को अभी एटॉमिक नंबर और बता दो जल्दी से, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मतलब इसकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, जल्दी से बता दो। बस देख के नहीं बतानी, देख के तो फिर कोई भी बता देगा। अभी वो ऑप्शन दे रहा हूं, अभी मैं दे रहा हूं ऑप्शन 79, 49, 47 या 78। चलो फिर भी नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, अभी अभी बताया। किसी वस्तु में अगर मोशन है, गति है, तो उसके अंदर जो एनर्जी पैदा होगी वो कौन सी हो जाएगी भाई, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद में है चूहे का जहर का रासायनिक नाम क्या है, जिंक फास्फाइड। क्या है भाई, जिंक फास्फाइड। ठीक है ना, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई इसी बात के लिए। किसी को नहीं पता था ना, अब हर 5 क्वेश्चन के बाद एक बार क्लैपिंग कर देना, नींद खुल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा ही करना पड़ेगा, या फिर पानी लेके रखना पड़ेगा इधर। ठीक ठाक है ना तू, हैं ठीक रहना अगरी, माहौल बना के रखो, ऐसे मत किया करो। ठीक है, चीजें समझ में नहीं आती है तो दोबारा पूछनी है। ठीक है ना, ये से किसी चीज का पेशेंस जरूरी है। ठीक है ना, पेशेंस नहीं है ना तो फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी। वो हो सकता है तुम्हारे में से किसी को ये लगता है यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पेशेंस नहीं है, और जब हार्ड आए तो काम खत्म, फिर बता ना पाओ। ठीक है, एक सभी अभी आओ ना तो अपने एक पैकेट लिया टॉफी होगा, साथ साथ चबाते रहना उनको। ठीक है ना, नींद नहीं आएगी, कल तो ये चल जाएगा अपना। चूहे का जहर का रासायनिक नाम क्या है भाई, जिंक फास्फाइड। चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है, प्लेग। कौन सी, प्लेग। ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन किस पर निर्भर करता है भाई, ऑप्टिकल फाइबर जो है कम्युनिकेशन वर्क किस पर करता है, कुल आंतरिक प्रतिबिंब कहिएगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है कौन, पूर्ण आंतरिक ऑप्टिकल फाइबर। अगर आपसे पूछा जाए मर्चिका, मर्चिका या फिर दूसरा नाम मृग तृष्णा या फिर तीसरा नाम मिराज, या फिर तीसरा नाम है मिराज, ये सारे के सारे किस पर काम करते हैं, पूर्ण आंतरिक। एक और नाम याद रख लो, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। रह जाएगा याद है। अगला है परमाणु नाभिक के अंदर क्या मौजूद होता है। अब सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है। इसका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, कोई आवेश नहीं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये आपका एक परमाणु का मॉडल था। इसके नाभिक में क्या बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रह जाएगी याद। अगला है फोटोवोल्टेइक सेल को और क्या कहा जाता है, तो सौर सेल। क्या कहा जाता है, सौर सेल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फोटोवोल्टेइक सेल। मतलब जो सूर्य की गर्मी से क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी में बदलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फोटोवोल्टेइक सेल या फिर सोलर सेल कहा जाएगा। रह जाएगा याद है। अगला है आंख के लेंस का आकार किन मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है, तो उसके आंख के जो लेंस के अंदर सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मसल्स जो होती हैं, उसके द्वारा आंख के लेंस का आकार छोटा या बड़ा होता है। प्रकाश किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है,
आइरिस, किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। आंख में लेंस कौन सा होता है? उत्तल कहिएगा या फिर क्या कहिएगा? कन्वेक्स कहिएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटी यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसको? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है या उनको आदेश देती है। और ये कहां पर होती है? शरीर के किस हिस्से में होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर होती है पीयूष ग्रंथि। अगला है, उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पायरोमीटर। ज्यादा अधिक तापमान मापना है तो इसके लिए क्या यूज होगा? पायरोमीटर यूज हो जाएगा। रह जाएगी याद। उसके बाद में है, सीमेंट के सेटिंग समय में देरी के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन डिले इन सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो क्या मिला आ जाएगा? जिप्सम। जो तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाते हो ना, पीओपी करवाते हो, उसमें भी क्या होता है? जिप्सम होता है, ठीक है ना। और सीमेंट के अंदर भी क्या पाया जाता है? अच्छा एक चीज ये बताओ, सीमेंट एक यौगिक है या फिर एक मिश्रण है? मतलब कंपाउंड है या फिर मिक्सर है? क्या हो जाएगा? मिक्सर। हवा क्या है? मिक्सर। पानी क्या है? पानी क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने वाले को इन्वर्टर। क्या बोला जाता है? इन्वर्टर। तो ये याद रखना, इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में बदलता है, और एसी से अगर डीसी में बदलना है तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। चंद्रमा का मुख हमेशा पृथ्वी की तरफ होता है, एक ही हिस्सा हमारे को दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून इज नियरली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि चंद्रमा के घूमने की अवधि पृथ्वी के घूमने की अवधि के लगभग क्या है? बराबर है। आज 4 दिन हो गए ना क्लास को, कल एक टेस्ट बना के लेके आता हूं इस पे, ठीक है? और फिर तुम अपना आंसर देख लेना। अभी जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो वहां पर क्या क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा वो आप लोग नोट करके रखना। तो क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि चंद्रमा की जो रोटेशनल स्पीड है वो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड के क्या है? लगभग इक्वल है। अगला देखिए, आर्द्रता क्या है? व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? हवा में मौजूद वाष्प कण जो जल वाष्प है उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बोलते हैं। अब ये बता दो मेरे को, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? हाइग्रोमीटर। किसका भाई? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए। और पानी का घनत्व, पानी की डेंसिटी की अगर बात आए, पानी का घनत्व अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। ये है हाइग्रो, ठीक है ना। ये हाइग्रो है, वो हाइड्रो है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, याद रखना। अगला है, चंद्रमा पर प्रतिध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती भाई? क्योंकि वहां पर कोई भी वातावरण नहीं है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर हमारे को प्रतिध्वनि का मतलब होता है हम जो बोलते हैं वो क्या हमारे तक वापिस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन पृथ्वी पर कई बार होता है कि हम ऐसी जगह पे हो जहां पर हमारी आवाज टकरा के क्या आती हो? वापिस आती हो, तो उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। लेकिन यह चंद्रमा पर पॉसिबल नहीं है। पौधे को जड़ के माध्यम से पानी किस प्रोसेस द्वारा ऊपर चढ़ता है? कैपिलरी एक्शन। एक पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ के अंदर जो जड़ों के द्वारा पानी जाता है, तो पेड़ के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं बनी होती हैं, पाइप बनी होती है, इनके अंदर से पानी कहां जाता है? ऊपर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, या फिर केशिकतो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकतो बोलते हैं, या फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी पौधों में चढ़ता है। अगला है, किस उद्देश्य से इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? या फिर ये कहिए
कि इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता है। अरे भाई घरों के आसपास डीपी लगी होती है ना, तो क्या काम करती होगी, वोल्टेज को कम या ज्यादा करती है। तो चेंजिंग द वोल्टेज या फिर वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, ठीक है ना, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। अगला है एल्कोहल का उपयोग थर्मोमेट्रिक द्रव्य के रूप में किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत कम तापमान मापने के लिए। क्यों भाई, वैसे तो तुमने पढ़ा है थर्मोमीटर में क्या डाला जाता है, मर्क्यूरी यानी कि पारा। क्या डाला जाता है, मर्क्यूरी यानी कि क्या डाला जाता है, पारा। लेकिन अगर इसमें हम एल्कोहल मिला दें, ऐड कर दें, तो ये कहां तक जाता है, -130 40 तक, यानी कि वो जाता है। नहीं तो पारा कितने डिग्री पर जम जाता है, -39 डिग्री तक क्या हो जाता है, पारा जम जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा नीचे तक जाना है तो फिर हमारे को क्या मिलाना पड़ेगा, एल्कोहल मिलाना पड़ेगा। अगला है किस घटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य उगता है तब और सूर्य जब छिपता है तब अपने को कैसा कलर दिखाई देता है, लाल कलर। कैसा दिखाई देता है, किस घटना के कारण, किस कारण है, आवाज नहीं आई, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकाश के किसी रंग का फैल जाना। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, देता कि नहीं देता, तो वो भी किस घटना के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि वहां पर जिस रंग की वेवलेंथ कम है वो तो आसमान में ही फैल जाएगा, और जिस प्रकाश की वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तरंग दैर्घ्यता, लाल रंग की, तो लास्ट में हमारे तक कौन सा रंग पहुंचता है, लाल रंग पहुंचता है। तो इसलिए ये सारी घटनाएं क्या होती है, प्रकीर्णन की वजह से। अगला है साबुन के झाग और बुलबुले अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं भाई। तो प्रकाश के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश के हस्तक्षेप बोलिए, या फिर इंटरफेरेंस ऑफ क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे, या व्यतिकरण भी बोल सकते हैं, व्यतिकरण भी बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस होते हैं ना, कई बार साबुन के बुलबुले अलग कलर के नजर आते हैं या नहीं देखे। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये छोड़ते क्या है, ये मान लो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर ही नहीं पाते, तो इसका मतलब उसके चारों तरफ क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, रह जाएगा याद है। उसके बाद में है खूनी लंबी वाहिका में बहते समय रक्त क्यों नहीं जमता। वाई द ब्लड डज नॉट क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लडी लॉन्ग वेसल्स। तो किसके कारण नहीं जमता भाई, हेपरिन के कारण। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हेपरिन होता है, इसलिए हमारी जो नसें हैं, हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता, लेकिन बाहर आते ही रक्त जम जाता है। जम जाता है ना, या नहीं जमता, जम जाता है। कई बार क्या होता है, एकदम से पता नहीं चलता अपने को रक्त जब जमता है ना तो पता ही नहीं चलता। कहां से आए हो भाई, नहीं अभी कहां से आए हो, क्लास से पहले। तो भाई किसके कारण है, हेपरिन के कारण। किसके कारण है, हेपरिन के कारण, ठीक है ना। अगला है फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है भाई, कैल्शियम कार्बाइड। किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। और गैस की अगर बात की जाए तो एसिटिलीन क्या हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा, ठीक है। अगला है तेल के दीपक की बाती किस प्रक्रिया के कारण ऊपर उठती है। मतलब उसके अंदर भी जो तेल चढ़ता है ना दिए के अंदर, वो भी किसके कारण भाई, कैपिलरी एक्शन के कारण। किसके कारण है, कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकाओं के कारण। किसके कारण है, केशिकाओं के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलाव, या फिर प्रकाश का विक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। आयोडीन का टिंचर क्या है, मतलब आयोडीन का टिंचर कैसे बनाते हैं। तो शराब में आयोडीन का क्या करते हैं, घोल करते हैं, बस इतनी बात है, याद रखिएगा। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक के अंदर। पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई, ऑक्सिनोमीटर
मीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर पौधे की उम्र पता लगाना हो तो फिर उसके वार्षिक यानी कि एनुअल रिंग काउंट करके। उसके बाद है वह पदार्थ जो ध्वनि का समर्थन करता है क्या कहलाता है, या ये कहिएगा कि ध्वनि किसके अंदर से ट्रेवल कर सकती है, मीडियम यानी कि माध्यम की वजह से। अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन रखूंगा ना तो यहां 10 ही 15 हो पाएंगे, ठीक है। और अब एक एक लाइनर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि एक एक चीज लाइन के क्वेश्चन है, तो अभी क्या होगा इनका, ज्यादा करने हैं कि 15-20 भी काम खत्म करें। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर कितनी वैल्यू होती है भाई, 746 वाट। कितनी होती है, 746 वाट होती है। और ये है भाई नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, तो ये कौन हो जाएगा, रदरफोर्ड। कौन हो जाएगा भाई, रदरफोर्ड हो जाएगा। यानी कि परमाणु के नाभिक की अगर खोज की थी तो वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु को खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड। तो कल हम इसका वो लेके आएंगे, इनमें कितना मास होता है, कितना इनका एनर्जी होता है, कितना वेट होता है, तो सारी चीजें कल वाली क्लास में करेंगे। आज इतना ही करेंगे भाई। तो चलिए मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।